तो आज इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कांग्रेस हैं, खड़गे जी और सपा के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, इन्होंने मिलके लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने जो है 5 केजी राशन जो है 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे 5 साल तक। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम जो है यूपीए जो है जो लाई थी फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई थी और उसको ही जो है अपना फ़ोटो चिपका करके लेबल लगा लगा करके मोदी जी कहते हैं कि हम जो है राशन दे रहे हैं लोगों को, गरीब जनता को और गरीब लोगों को, हमारी ये देख रेख है। उनका ये कहना है खड़गे जी का। आपको मैं आगे सुनाता भी हूँ, क्लिप दिखाता हूँ आपको खड़गे जी ने क्या कुछ कहा है कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ उन्होंने कहा है कि वो जो अगर उनकी सरकार आती है तो वो 10 केजी राशन देंगे और 10 केजी राशन देने का मतलब है कि अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो उनको 50 केजी राशन मिलेगा। तो ये जो है 4 चरण के बाद एक काफ़ी इम्पैक्ट लाने वाला है और इन्होंने 4 चरण हो जाने के बाद ये कदम उठाया है। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो आने वाले 3 चरण बचे हुए हैं उसमें काफ़ी कुछ जो है जिसमें कि गरीब तबके के लोग आते हैं, गांव है, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल, झारखंड के कुछ राज्यों में ऐसे ये 4 राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होना बाकी है मतदान होना बाकी है। वहाँ पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। देखना होगा कि क्या कुछ इससे इम्पैक्ट आता है चुनाव पे और कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे अगर पूछा जाता है कि गरीब लोगों को, मज़दूरों को पूछा जाता है तो वो तो यही कहते हैं कि मोदी जी ने हमें 5 केजी राशन दिया है, अगर मोदी की सरकार नहीं रही तो हमें राशन नहीं मिलेगा। अब अगर ये बात उन तक पहुंचती है तो अब उनका क्या रिएक्शन आता है, क्या कुछ होता है चुनाव में, ये देखने के बाद पता चलेगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने। आपको कहूंगा कि यहाँ पर 5 केजी चावल की भूख चल रही है। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। ये लोग आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो या फूड सिक्योरिटी हो या आरटीए हो या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो ये चीज मुझे कहना था। 2024 का जो इलेक्शन रहा है अभी तक, इसमें तमाम तरह की नेगेटिविटी फैलाई गई है। 4 फेज़ भी हो गए और देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो एक नेगेटिविटी होता है उनके में। हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मंगलसूत्र की बात होती है, कांग्रेस के न्याय पत्र पे वो आरोप लगाते हैं। तो मुद्दों की बात कम और इन सब चीज़ों पे बात जो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इलेक्शन का जो रुझान आ रहा है, जो अभी 4 फेज़ के जो 380 सीट पे मतदान हो चुके हैं उसकी जो बात होती है, तो उसमें ये देखा गया है कि इस सब पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों में। और लोग जो है अभी भी मुद्दे पे टिकी हुई है, वो उनको अभी भी बेरोज़गारी और जो महंगाई के ऊपर अभी भी वो लोग बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि महंगाई और बेरोज़गारी पे ही इस बार का चुनाव टिका रहेगा। दूसरी बात, आज एक इंटरव्यू था वाराणसी में, प्रधानमंत्री ने रूबिका को दिया है और वहाँ पे उन्होंने कहा है, रूबिका ने एक सवाल पूछा, वैसे तो गोदी मीडिया क्या ही सवाल पूछती है, बट फिर भी रूबिका ने एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि आपको क्यों ऐसी आन पड़ी कि आपको हिंदू मुसलमान और ऐसे भाषण देने पड़े जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियाँ, ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करने पड़े। तो क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं, आपको मैं खुद से सुनाता हूँ।
खुद आप देख के समझिए क्या कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री का रिटायरमेंट का समय आ गया है और रिटायरमेंट के टाइम पे ऐसे ही लोग भाषण देते हैं। इनका जो है अभी पता चल रहा है कि कैसे ये जाने वाले हैं, इस वजह से ऐसे ऐसे बात निकल जा रहा है इनके मुंह से और गलतियां होती हैं। इन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि कौन कहते हैं सिर्फ ज़्यादा बच्चे सिर्फ मुसलमान के थोड़ी होते हैं, ये तो गरीबों के भी है की बात है कि गरीबों में भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है मुसलमान का। लेकिन प्रधानमंत्री का आप वो भाषण सुने ही होंगे, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ज़्यादा बच्चे और जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि ज़्यादा बच्चे वाले मुसलमान हैं तो मुसलमानों को दिया जाएगा। आप खुद से सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और उसके बाद आप खुद से आइडेंटिफाई जज कर सकते हैं कि क्या क्या प्रधानमंत्री के दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इंडिया गठबंधन ने और जो कांग्रेस और सपा के लीडर अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 जून के बाद जो है प्रेस फ्रीडम आएगा। अभी तक जो मीडिया थी वो सरकार के आगे पीछे कर रही थी, 4 जून के बाद हम मीडिया को भी आज़ाद कर देंगे और जो है हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है काफ़ी नीचे जा रहा है, इसको भी हम सशक्त करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा दे। तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू लिया है कुछ मीडिया चैनल ने, और इंटरव्यू क्या, वो एक रोड पे इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो 25 करोड़ युवा है हमारे देश की वो ओवर एज हो गई है। हमारी सरकार ने अभी तक, जो मोदी सरकार ने जो है इनको नौकरी नहीं दे के बहुत बड़ी गलती करी है और इस वजह से इनका जो एज है ये ओवर एज हो गए हैं, इनको जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को। ये सब तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने कही हैं तेजस्वी यादव ने, और ये काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है मोदी जी के अगेंस्ट बात करते हैं, काफ़ी उनको उनके खिलाफ जो है, जो उनकी गलतियां हुई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। अपोजिशन का जो है ये एक
बड़ा आगे बढ़ चढ़ के जो है अपोजिशन अपना हिस्सा लेके जो सरकार को घेरती है वो कर रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि 75 साल के बाद मोदी जी को मार्गदर्शन मंडल में बैठ जाना चाहिए, जैसे आडवाणी जी को भेजा गया था। कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज्ड हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज्ड हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज्ड कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठे। इस बार का जो 24 का इलेक्शन हुआ है, इसमें बीजेपी ने तमाम एक्टरों को उतारा है। और जब मैं तमाम एक्टरों की बात करता हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि भगवान राम के नाम पे इन्होंने सोचा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो पूरा कैंपेनिंग होगा, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर बनवाया है, तो राम के नाम पे इनको जो है लोग ऐसे ही वोट कर देंगे। इसकी वजह से इन्होंने अरुण गोविल जी को उतारा था, ताकि वो रामलीला में जो है एक राम जी का रोल प्ले किया था। इस वजह से अरुण गोविल जी को उन्होंने उतारा था। और ये भी देखा गया है कि अरुण गोविल जी को ज़्यादा खुश खास नहीं मिला। जब भी लोग इनसे पूछ रहे थे कि आपके इस बार के मुद्दे क्या हैं, तो कहते थे कि पहले चुनाव जीत जाऊं फिर मुद्दों पे बात करूंगा। आपको मैं वो क्लिप भी दिखाता हूं, अरुण गोविल जी ने क्या कुछ कहा था। दूसरा, इनका बीजेपी का जो है मेन कैंडिडेट, जो एक बड़ा कैंडिडेट है, जो एक एक्टर कैंडिडेट है, वो मनोज तिवारी जी हैं, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं। और आपको पता है कि इस बार मोदी लहर बिल्कुल भी नहीं है, तो 2 बार से तो जीतते आए हैं और इस बार मोदी लहर नहीं है। तो उनसे पूछा जा रहा था कि आप क्या कुछ किया है अपने दिल्ली में, क्या आपके मुद्दे हैं। तो उनका फिर से वही है कि जो हमारे विपक्ष में कन्हैया कुमार है, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं और इन पे ये केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, दिल्ली में उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। तो ये भी कहा जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग ये भी आ रही है कि इनका भी सीट फंसा हुआ है, इनके भी पत्ते कट सकते हैं। पहली बार जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्याशी बना तो मैं लोगों से बात कर रहा था, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने सांसद को देखा नहीं है 10 साल में। हम बोले चिंता मत कीजिए, आप जितना अपने सांसद को 10 साल में नहीं देखे हैं, उससे दुगना हम आपको 10 दिन में उनका दर्शन कराएंगे। और सिर्फ सांसद का नहीं, सांसद तो दूल्हा है, पूरी की पूरी बारात और पूरी जमात को सड़क पे उतार करके लाएंगे। टुकड़े टुकड़े वाली बात जो आप कर रहे हैं वो तो डॉक्टर्ड वीडियो थी, ये तो सामने भी आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये फेक नैरेटिव एक पुश किया जा रहा है। केस क्यों चल रहा है? लेकिन सर ये तो प्रूव हो गया ना कि चैनल्स पे जो चीज चली थी वो डॉक्टर्ड थी, वो वीडियो गलत थी। केस चल रहा है और केस चल रहे हैं, सजा होगी। लेकिन काफी समय हो गया ना सर। तो जो आपके पार्टी के सांसद हैं लद्दाख के, उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय चैनल पे इस बात को स्वीकार किया, ये झूठा प्रोपेगेंडा था। इस पर क्या कहेंगे आप? ये केस चल रहा है और सजा होगी। जो देश टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं ना, और कृपया आप जैसे लोगों को उनका वकील नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं वकील, मैं सर सवाल ही पूछ रहा हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं, केस खत्म हो गया। केस खत्म। जो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो वीडियो डॉक्टर्ड है, ये तो कहा जा चुका है। एनबीडीएसए ने, जिस चैनल ने ये वीडियो चलाया, उसको कंप्लेंट पेनल्टी भी लगाई। आपको पता नहीं है, केस चल रहा है, जाके नॉमिनेशन फाइल पढ़िए उनका। आपको इस तरह से फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। फेक न्यूज सर, मैं तो कह रहा हूँ जो बीजेपी के एमपी हैं, उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय टीवी पे ये बात बोली है ना कि कन्हैया नहीं।
और आप इस तरह की बातें मत किया करो। आप लोगों को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सर मैं तो कह रहा हूँ कंगना रनावत जो है मंडी से इस बार चुनाव प्रसार कर रही हैं। उन्होंने चुनाव के पहले बहुत कोशिश करी थी बीजेपी ज्वाइन करने की, तरह तरह के बयान दिए थे कि 2014 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है ग्राउंड पे, ये भी देखा जा रहा है कि कंगना के भी काफ़ी हालत ख़राब है वहाँ पे, और कुछ भी बोलती हैं वो भाषण में। आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे ऐसे, उनके भाषण कोई भी आप उठा लीजिए, देख लीजिए क्या कैसे कंगना जो है संवाद करती हैं और कैसे उनके भाषण हो रहे हैं। उनके बीजेपी के लोग जो कार्यकर्ता हैं उनका भी अंदर से जो है काफ़ी उनका गुस्सा है। वो कहती हैं कि कंगना जो है अपने कार्यकर्ता का ही बार बार कंप्लेन कर देती हैं, सीधा दिल्ली फ़ोन लगा देती हैं। तो इस सबसे वजह से जो है आप जो पार्टी के अंदर ही है काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। आज जब द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला जो सामान्य जनजाति से होकर, आदिवासी जनजाति से होकर एक बहन, एक माता, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पद को धारण करती है, राष्ट्रपति बनती है, समस्त महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। और पीओके में तो ये आलम है कि वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए नहीं कि उन्हें अपना एक देश बनाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें वहां पे अपनी सरकार चलानी है, इसलिए कि उन्हें वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए कि उन्हें भारत का एक हिस्सा बनना है। और आखिरी हमारे जो बीजेपी के प्रमुख नेता हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने तो बहुत कोशिश की अमेठी से, लास्ट टाइम वो जीती भी और इस बार कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी फिर से चुनाव में उतरेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इनको ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया है, वो खुद तो रायबरेली चले गए और इनको अकेले छोड़ दिया। अब अमेठी जी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब स्मृति ईरानी जी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है अमेठी में, क्योंकि इनके खिलाफ अब राहुल गांधी नहीं है। इन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को उतारा है, KL शर्मा, और KL शर्मा जो है वहाँ पे बहुत टाइम से हैं अमेठी में, 40 साल से बताया जा रहा है वो रह रहे हैं। तो अब उनसे लोग पूछ रही हैं कि 13 रुपये kg का जो चीनी का आपने बात किया था वो कहाँ है, सिलेंडर का जो आपने माथे पे लेके ढोती थी वो सब कहाँ गया, महंगाई क्या किया है आपने काम। और अमेठी में सोने पे सुहागा प्रियंका गांधी गई हैं और वहाँ पे वो छोटे छोटे भाषण देती हैं जगह जगह पे जा कर के। इस वजह से जो है बहुत मुश्किल हो गया है स्मृति ईरानी जी के लिए जो है वो सीट जीतना अब। और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ गए थे अभी हाल फिलहाल में, JP नड्डा गए थे, बट कुछ भी प्रभाव नहीं गिर रहा है। ये जो चुनाव है लोगों के बीच का है, ये चुनाव जो है लोग लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं और उनको बदलाव चाहिए। आज मोदी जी की नीयत क्या है, आपकी सांसद की नीयत क्या है, आप समझ लीजिए। यहाँ आई क्यों, अमेठी क्यों आई? कोई पुराना रिश्ता था? अमेठी की जनता से कोई प्रेम था, लगाव था? क्या ये सोच के आए कि भाई यहाँ अमेठी में बहुत पिछड़ापन है, उसको दूर करना है, या यहाँ की बहनें बहुत संकट में हैं, उन्हें मदद करनी है? नहीं, वो तो एक ही मकसद से आई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, चीखना चिल्लाना है, उनके बारे में झूठ फैलाने हैं ताकि पूरा देश देखे और जोर से चीखो। पूरा देश, पूरी देश की मीडिया आके आप भी रोज रोज दिखाएंगे टीवी पे, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ना है, राहुल गांधी को हराना है। बस यही मकसद था और कोई मकसद ही नहीं था। आ गई, जीत गई चुनाव और आप भुगत रहे हो। आपके लिए एक काम सुना दें जो किया है। एक बार मंच पे आकर ये कह दें, हमें गाली देने के बजाय यही कह दें कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, हमने ये पाठशालाएं खोली, हमने ये सड़कें बनाई, हमने ये सुविधा दी आपको स्वास्थ्य के लिए। एक बार बोल दें, मंच पे आती हैं बस शुरू हो जाती हैं हमें गाली देना, हमारे परिवार को, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहना, ये कहना कि हम लूटने आए थे, चोरी करने आए। तो अभी 3 चरण और भी बाकी है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए चुनाव का क्या कुछ चल रहा है हमारे देश में, और देखिए इस बार का चुनाव का क्या परिणाम आता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।